Okay, so let's talk about the chapter determinants. So myself Mithuli Kunjar and today we are starting with this chapter. तो बेसिकली डिटर्मिनेंट्स चैप्टर में सबसे पहली चीज़ देखो, ये जो थ्योरेटिकल पार्ट है इसको आप अवॉइड कर सकते हो। हालांकि डिटर्मिनेंट्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है उसको हमें समझना है। देखो, अगर आपने चैप्टर मैट्रिसेस करा हुआ है, वो ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे कवर कर दिया है, तो मैट्रिसेस चैप्टर में आपको ये चीज़ जानी पहचानी सी लग रही होगी। हालांकि डिटर्मिनेंट्स भी काफ़ी चीज़ें सिमिलर होती हैं, बट अगर आपने मैट्रिसेस चैप्टर नहीं किया है तो आई वुड सजेस्ट कि डिटर्मिनेंट्स को करने से पहले आप मैट्रिसेस ज़रूर करके आना, ठीक है। मैट्रिसेस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको एक मैट्रिक्स दिख रही है। हालांकि डिटर्मिनेंट की अगर मैं बात करूँ तो डिटर्मिनेंट में क्या रहता है ना कि आपको सिमिलर, जैसे आप मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हो इन दो बड़े बड़े ऐसे आप ब्रैकेट्स के अंदर मैट्रिसेस में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो लिखते हो, बट इन केस ऑफ डिटर्मिनेंट्स क्या हो जाता है, वो दो डंडियाँ आ जाती है और उसके अंदर आप जितने भी आपके एलिमेंट्स होते हैं वो आते हैं। इसका रिप्रेजेंटेशन या तो आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर लो, या तो एक ट्राइंगल के थ्रू रिप्रेजेंट कर लो, या फिर इस तरीके से आप दो डंडियाँ लगा दो और बीच में कोई भी अल्फ़ाबेट आप लिख सकते हो। उसके बाद ये कह रहा है कि मान लो मेरे पास ऑर्डर 1 है या फिर ऑर्डर 2 है, तो मैं कैसे डिटर्मिनेंट निकालूंगी। तो बहुत ही नॉर्मल सी मल्टीप्लिकेशन होती है। ऑर्डर 1 तो बहुत ही सिंपल होता है, वो आंसर इटसेल्फ आ जाता है। हालांकि ऑर्डर 2 में आपका जो ये साइड बाय साइड मल्टीप्लिकेशन होती है, यानी कि मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूँगी, इसको इससे, और बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन आ जाएगा, तो कुछ इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। फिर हालाँकि ऑर्डर 3x3 में हमारे पास कुछ फॉलो हमें रूल्स करने होते हैं, जैसे कि उसमें क्या होता है, हमारे पास A11 आता है। उसके बाद ये मैं अलॉन्ग दी फर्स्ट रो कर रही हूँ। अभी मैं आपको इस तरीके से फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो, इस तरीके से भी हम कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अनटिल एंड अनलेस मेंशन ना हो कि तुम्हें कौन सी रो या कौन सी कॉलम से उसको मल्टीप्लाई करना है, गो फॉर द फर्स्ट रो ओनली, क्योंकि बच्चे यूजुअली इससे ही करते हैं, उन्हें इसी से ही वो यूज टू हो जाते हैं, तो इस वजह से उनको आसान लगता है करने में। तो पहले तो आप A11 लिख दोगे, फिर आप ये पूरा का पूरा नंबर लिख दोगे, फिर 1 2 लिख दोगे, बट मेक श्योर कि जो भी नंबर आप लिखते हो ना यहाँ पर, वहाँ पर आपको उसके नंबर्स नहीं लेने हैं, उसके अगल बगल वाले नंबर्स जो हैं वो एज इट इज़ लिखने हैं, ठीक है। ये वाले नंबर भी नहीं, उसके उस पर्टिकुलर रो कॉलम के नंबर्स नहीं लिखने, उसके अगल बगल वाले लिखने हैं। अब मुझे क्योंकि तुम 12th स्टैंडर्ड में, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे इतना डीपली तुम्हें जाना चाहिए और इस चीज़ को बहुत एग्जैचुरेट करना चाहिए। तो इस तरीके से फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन तुम करके दिखा सकते हो। सिमिलरली यहाँ पर भी सेम चीज़ है, 1 मैंने इसको भी फर्स्ट रो से करा है, 1 लिखा है, फिर मैंने ये पूरे के पूरे नंबर लिख दिए, कॉपी कर दिए। फिर जब मैंने सेकेंड लिखा तो मैंने ये वाले नंबर कॉपी कर दिए, और जब मैंने 3 लिखा तो मैंने ये वाले नंबर और ये वाला नंबर कॉपी कर दिया। अलॉन्ग विद तुम यहाँ पर ये जो उसके सब्ट्रैक्शन का साइन होता है ना, इस पर भी नोटिस करना। अब ये सब्ट्रैक्शन का साइन यहाँ पर क्यों है, उसके पीछे रीज़न है, जो रीज़न मैं तुम्हें यहाँ पर समझाऊंगी। देखो, यहाँ पर अगर तुम नोटिस करो तो यहाँ पर जो साइंस है ना, वो कहीं कहीं पॉजिटिव है, कहीं कहीं नेगेटिव है। एंड ये चीज़ ना तुम्हारे लिए ऐसी ही नहीं बनाई गई है, तुम्हें ये चीज़ कुछ भी याद नहीं करनी है, ठीक है। ये चीज़ तुम्हें बिल्कुल भी याद नहीं करनी है, बल्कि इसको समझना है। देखो, ये A11 होता है, ये 1 2, ये 1 3, सिमिलरली ये 2 1, ये 2 2, ये 2 3, सिमिलरली ये 3 1, ये 3 2, और ये आपका 3 3 बन जाता है। नाउ नेक्स्ट स्टेप पे तुम्हें ये समझना है कि यहाँ पर जो 1 2 है, तो दिस इज़ एन ऑड नंबर। सिमिलरली दिस इज़ योर ऑड नंबर, दिस इज़ योर ऑड नंबर, ठीक है, दिस इज़ योर ऑड नंबर अगेन। तो ये जो है ना, सारे के सारे ऑड नंबर है, तो जहाँ पर भी एक ऑड नंबर आता है ना, वहाँ पर नेगेटिव सिग्नेचर आ जाता है। अब ऑड नंबर का मतलब है ये ऑर्डर, आप ऑर्डर को जब ऐड करोगे तो एक ऑड नंबर जहाँ जहाँ पर भी आएगा वहाँ पर आपका नेगेटिव सिग्नेचर आएगा, वहीं पर जहाँ जहाँ इवन नंबर आएगा वहाँ पॉजिटिव का सिग्नेचर आएगा। गॉट इट। तो इस तरीके से आप करते हो, इस तरीके से ही यहाँ पर सिग्नेचर की पहचान करी जाती है। नाउ लेट अस कम ऑन टू, ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करके देख लीजिएगा एज अ प्रैक्टिस। ओके, नाउ लेट्स फाइनली कम ऑन टू दिस पर्टिकुलर इमेज। तो देखो, यहाँ पर हमसे ये कह रहा है कि मान लो, अच्छा ये एक तरीके से एक प्रॉपर्टी है जो तुम्हें याद करनी पड़ेगी। ये कह रहा है कि अगर मान लो मैंने डिटर्मिनेंट निकाला के का, या फिर मैं क्या करूँ, मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल दूँ और उसके बाहर k² लगा दूँ, तो इसका जो आंसर आएगा के का डिटर्मिनेंट, और जो आंसर आएगा मेरे पास k² डिटर्मिनेंट ए का, दैट इज़ गोइंग टू बी इक्वल। तो ये एक प्रॉपर्टी यहाँ पर बनती है, एंड आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि इसका प्लीज़ तुम एक स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लो। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल प्रॉपर्टीज़ दैट यू हैव सीन इन दिस चैप्टर। ओके, देन दिस इज़ द सेम थिंग अगेन। आपको ये क्वेश्चन है, ज़रूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन आपका, देखो अब वो के की जगह पर कोई भी स्केलर नंबर हो सकता है। इट कुड बी 4, इट कुड बी 3, इट कुड बी 8, इट कुड बी एनी नंबर। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 4 है, तो अगर मैं 4² यानी कि 4 4 से 16 होता है और उसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालूँ, या फिर मैं डायरेक्टली डिटर्मिनेंट ऑफ 4a निकाल दूँ, तो फिर वो आंसर जो होने वाला है वो बिल्कुल सेम होने वाला है। हालांकि यहाँ पर 4 का क्यूब करा गया और फिर डिटर्मिनेंट ए निकाला है, एंड ये जो क्यूब होगा या फिर यहाँ पर क्यूब होगा या स्क्वायर होगा, ये टोटली डिपेंडेंट होता है उसके ऑर्डर पर, ठीक है। अब पहली बात तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, तो अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तो यहाँ पर जो रोज़ होगा वो इक्वल हो जाएगा कॉलम के। मैं ऑलरेडी तुम्हें चैप्टर मैट्रिसेस में बता चुकी हूँ।
स्क्वायर मैट्रिक्स का हमेशा एक डेफिनेट बात होती है कि वहाँ पर रोज इज इक्वल्स टू कॉलम होता है। तो फॉर एग्जांपल 2x2 हो सकता है, 3x3 हो सकता है, लेकिन ये दोनों नंबर इक्वल ही होंगे। तो जो भी नंबर होगा उसमें से एक को उठाना है और तुम्हें n की जगह पर पुट कर देना है। इस तरीके से तुम इस आइडेंटिटी का यूज़ कर सकते हो। लेट ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। यहाँ पर ये कह रहा है कि मान लो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है और डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज है। तो यहाँ पर तुम्हारे पास क्या चीज़ है कि मान लो मैंने यहाँ पर ए निकाल दिया, ठीक है, तो मेरे पास ये आपका ए आ गया और ए ट्रांसपोज करके भी मेरे पास आपका जो भी वैल्यू है वो आ गई। तो ये बिल्कुल इक्वल ही आई, मतलब कि ये अनदर प्रॉपर्टी हो गई कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लो या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज निकाल लो, ये बिल्कुल सेम आएगा। ये वाली अनदर प्रॉपर्टी तुम्हारे पास आ गई। तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट जो है वो ले लीजिएगा, ठीक है, कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लो या डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज निकाल लो, दे बोथ आर इक्वली सेम। तो यहाँ पर इसका ही प्रूफ करके आपको होपफुली आपको मैं करके दिखा भी देती हूँ। इनफैक्ट रुको, आ जाओ कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये 2 2 4 हो जाएगा, फिर आपके पास 4 - 1 इज़ -4 विच इज़ गोना बी +4, दैट इज़ गोना बी 8। सिमिलरली इसका अगर मैं ट्रांसपोज कर देती हूँ तो 2 4 - 1 2, ये इसका ट्रांसपोज करने के बाद आएगा। इसका भी अगर मैं मल्टीप्लिकेशन करती हूँ तो आंसर इज गोना बी 8। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पर प्रूव हो चुकी है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालो या ट्रांसपोज इज गोना बी सेम। सिमिलरली आप इसको भी बहुत आराम से इवैल्यूएट कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन ही करना है आपको नॉर्मल सा। इस वाले केस में भी आपको इवैल्यूएट करके दिखाना है। लेट्स टॉक अबाउट दिस एग्जांपल। तो मैं इस क्वेश्चन में क्या करती हूँ तुम्हें करके दिखाती हूँ। देखो, तो पहले तो तुम 0 को लिख दोगे तो 0 की वैल्यू सारी की सारी 0 ही हो जाती है। फिर साइन अल्फ़ा को तुम मल्टीप्लाई करना इससे और माइनस कॉस अल्फ़ा को तुम जब इन सब से मल्टीप्लिकेशन करोगे तो तुम्हारे पास क्या आंसर्स आएंगे। सो बेसिकली साइन अल्फ़ा इज गोना बी साइन स्क्वायर अल्फ़ा, देन यू गोना मल्टीप्लाई इट विद दिस नंबर, सो दिस गोना बी साइन स्क्वायर अल्फ़ा बीटा, बट माइनस का साइन आएगा, ठीक है। एक्चुअली इसने क्या करा है अंदर का, एक्चुअली सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, पहले अंदर के ही मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पर जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा साइन अल्फ़ा सॉरी कॉस अल्फ़ा और साइन बीटा, इस तरीके से। और सिमिलरली तो जब तुम ये करोगे ना तो तुम देखोगे कि पूरा का पूरा कट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच दिस। तो इस क्वेश्चन में तुम कैसे करोगे बताओ। तो पहले तुम इसको मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 3 × 1 इज़ 3 माइनस का x का स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू में हमारे पास हो जाएगा 3 माइनस में 8 विच इज़ गोना बी 3 माइनस एक्स स्क्वायर इज़ गोइंग टू बी 6 नॉट 5 एंड एक्स स्क्वायर मतलब कि ये हो जाएगा 3 + 5 इज इक्वल्स टू में एक्स का स्क्वायर, दैट इज़ गोना बी √8। सो दिस इज़ गोना बी √8, इस तरीके से करेगा, ठीक है। उसके बाद हम इस क्वेश्चन की बात करें तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा का भी माइनस हो जाएगा, तो दिस इज गोना बी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज गोना बी 1। फिर इस क्वेश्चन में भी अगर हम करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का मैं मल्टीप्लिकेशन करूँगी x + 1 से। तो पहले हमें इससे मल्टीप्लाई करना है। देखो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 को मुझे मल्टीप्लाई करना है किससे, इस तरीके से। तो एक्स क्यूब ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर, फिर माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स प्लस x + 1, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा कट और ये वाला आपका एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर भी कट हो जाएगा, x³ + 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास x³ + 1, ठीक है, x³ + 1। उसके बाद मैं अब इसको मल्टीप्लाई कर दूँगी तो x + 1 और x - 1 अगर मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस 1, जो कि कट के एक्स स्क्वायर -1 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर -1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 1, x³ + 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज गोना बी x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो ये सेम आंसर आ रहा है। मुझे लगता तो नहीं था ज़रूरत थी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, बट इसलिए मैंने कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास 2 डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल्स टू 4 डिटर्मिनेंट ऑफ a, ये वाला क्वेश्चन है। अगेन आपको बहुत ही नॉर्मल सा मल्टीप्लिकेशन यूज़ करना है। इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास हमें a दिया हुआ है, फिर हमें सिमिलरिटी इसको भी करके दिखाना है। इनफैक्ट यहाँ पर एक आइडेंटिटी यूज़ हो रही है ये वाली, तो अगर आपको नोटिस हुआ हो तो ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पर यूज़ हो रही है ना। तो वो सेम ही चीज़ है, आपको यहाँ पर प्रूफ करके दिखाना है। इवैल्यूएट द डिटर्मिनेंट, तो अगेन दिस इज़ वेरी सिंपल, आप बहुत ही आराम से कर सकते हो। हालांकि इसमें मैं आपको एक क्वेश्चन करके भी दिखाऊंगी, इन केस आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, तो इसलिए मैं ये वाला क्वेश्चन आपको करके भी दिखाऊंगी, ठीक है। सो जस्ट वेट फॉर लाइक सम टाइम। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ़, अब इसमें तुम्हें x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो अगेन ये क्वेश्चन कैसे होगा देखो।
तो उसको मैं यहीं पर ही कर देती हूँ, मुझे नहीं लगता कि मुझे अलग से स्क्रीन की ज़रूरत है इसको करने के लिए। तो पहले तो ये हो जाएगा 2 - 5 4 हो जाएगा 20 इज़ इक्वल्स टू में यहाँ पर आ जाएगा 2x का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 6 4 हो जाएगा आपके पास 24। उसके बाद यहाँ पर ये रह जाएगा आपके पास 18 माइनस फिर ये 24 इज़ इक्वल्स टू 2x स्क्वायर विच इज़ गोना बी it's going to be somewhat 8 or maybe 6 it's going to be upon 2 is equals to x square 3 so this is going to be the answer। ठीक है, सिमिलरली आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद इस क्वेश्चन में भी तुम्हें x की वैल्यू भी निकालनी है, तुम बड़े आराम से निकाल लेना। अच्छा, यहाँ से आपका नया कंसेप्ट जो है वो यूज़ हो रहा है, बट नए कंसेप्ट को कराने से पहले एक क्वेश्चन जो मैंने बोला था कराऊंगी वो करा देते हैं। चलो, तो देखो ये जो साइड में आपको क्वेश्चन दिख रहा है ना, बिल्कुल यहाँ पर, तो ये वाला ही क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ। यहाँ पर मैंने स्क्रीन पे भी लिख दिया। देखो इस क्वेश्चन को मुझे इवैल्यूएट करके दिखाना है आपको, ठीक है। सो बेसिकली सबसे पहले मैं 3 को मेंशन करूँगी और फिर मैं ये दोनों नंबर्स लिख दूँगी, ये वाले दोनों नंबर्स, ठीक है। यही डिटर्मिनेंट्स में होता है कि बेसिकली ये दोनों नंबर्स और ये वाले जो, मतलब ये मान लो ये वाला नंबर लिख रही हो तो आपको इस वाली रो को और इस वाली रो को दोनों को अवॉइड करना है, ठीक है। तो 1 3 -2 1 माइनस का साइन आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब 4 वाली रो को, 4 वाले के अगल बगल वाले नंबरों को इग्नोर करना है और जो बचे हुए कुछ नंबर हैं वो हमें लिख देने हैं। फिर प्लस के साथ मैं 5 करके तुम्हें दिखाती हूँ। 5 में क्या रहता है ना कि ये वाला और ये वाला को इग्नोर कर सिर्फ ये वाले नंबर लिखने हैं। तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 1 1 1 1 एंड 1 एंड 2 एंड 3 आ जाएगा, ठीक है। अब तुम्हें इसको मल्टीप्लाई करके दिखाना है, तो ये 1 माइनस ऑफ ये हो जाएगा, प्लस ही हो जाना है, ये 3 2 6 -4 1 अगेन प्लस हो जाना है 4 प्लस 5 में ये हो जाएगा 3 माइनस ऑफ 2। तो यहाँ पर अब तुम इसको फर्दर सॉल्व कर लो, ये 7 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये आपका 5 में 3 - 2 आपका 1 हो जाना है। हालांकि मेरा कैमरा क्लियर दिख नहीं रहा है, पता नहीं क्यों। अब दिख रहा है क्लियर? देखो तो ये इस तरीके से हो जाएगा। 7 3 = 21 4 = 25। तो बेसिकली इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 6, ठीक है। आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि इसका आंसर आ रहा है। अच्छा, आई थिंक मैंने कुछ मिस्टेक कर दी है यहाँ पर, -4 ही आना चाहिए वैसे तो। क्वेश्चन में क्या है? अच्छा, क्वेश्चन में ना मुझे माइनस दिखा नहीं। एक्चुअली प्रॉब्लम ये हुई है कि यहाँ पर ना माइनस होगा, -4 होगा, लेकिन वो लाइन की वजह से मुझे विजिबल नहीं हुआ, इस वजह से शायद से। बट अगर तुम इसको सॉल्व करते हो तो तुम्हारा आंसर 6 आएगा। हालांकि अगर तुम यहाँ -4 लेते हो तो फिर आंसर आएगा तुम्हारे पास 46, ठीक है। तो बट मैंने ये वाला कर दिया तो कोई बात नहीं, ठीक है। चलो इस तरीके से ही होगा, तुम्हें मेनली समझ आना चाहिए कि कैसे सॉल्व होगा। लेट्स टॉक अबाउट द न्यू कॉन्सेप्ट दैट इज़ एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है ना, हमारे अगर NCERT पे अगर आप देखते हो तो इस पर लिटरल पूरी एक चैप्टर में पूरा एक एक्सरसाइज आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल पर दी हुई है, ठीक है। तो यूजुअली हमें जो याद आता है एरिया ऑफ ट्राइंगल सुनकर, दैट इज़ द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल, दैट इज़ हाफ बेस इनटू हाइट। या तो ये वाला फॉर्मूला याद आता है तुम्हें या ये वाला फॉर्मूला याद आता है। हालांकि इसमें ना तो ये वाला फॉर्मूला लग रहा है और ना ही ये वाला लग रहा है, दिस इज़ डिटर्मिनेंट्स। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा, दिस इज़ द फॉर्मूला दैट वी आर गोइंग टू अप्लाई। तो दैट इज़ हाफ, ठीक है। और फिर यहाँ पर आपके पास x1 y2 माइनस ऑफ y3। अब देखो तुम्हारे पास ये भी एक नया क्वेश्चन, मतलब डाउट बनता है कि यहाँ पर y1 क्या होगा, y2 क्या होगा, x1 क्या होगा, है ना। तो ये सब मैं आपको बताऊँगी, डोंट वरी, एक एक करके, ठीक है। तो ये हमारे पास ये आपका रहता है x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1। फिर आपके पास x3 आ जाता है, y1 माइनस y2 ऑल्सो प्लस। तुमने अगर नोटिस किया हो तो अगर मैं यहाँ पर x1 लिख रही हूँ तो यहाँ पर मैं y2 माइनस y3 लिखूँगी। यहाँ 2 आ रहा है तो 3 और 1 आ रहा है, यहाँ पर 3 आया है तो 1 और 2 इस तरीके से कर आपका जो है आया। तो बेसिकली ये आपका फॉर्मूला रहेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल का। अब देखो तुम्हें अब नेक्स्ट जो बात आपको याद रखनी है वो ये रखनी है कि यहाँ पर x क्या होगा, मतलब x1 क्या होगा, y1 क्या होगा, x2 y2 y3 एंड सो क्या होगा। देखो सो आपके पास ये यहाँ पर आपको विजिबल हो रहा है, तो ये x1 हो जाता है, ये y1 हो जाता है, ये x2 हो जाता है, ये y2 हो जाता है, ये x3 हो जाता है, ये y3 हो जाता है, और बाकी के सारे नंबर 1 1 ये हमारे किसी काम के नहीं होने वाले, ठीक है। तो ये सबसे पहले तो आपको इस तरीके से रिप्रेजेंट आपको करना होता है। फिर यहीं पर ही आपको ये फॉर्मूला बनाना होता है कि हाफ
में यहाँ पर x1, y2 माइनस में y3, फिर आपके पास आ जाता है प्लस का x2, यहाँ पर आ जाता है y3 माइनस ऑफ y1, ठीक है। फिर आपके पास आ जाता है x3, जहाँ पर आ जाता है y1 माइनस ऑफ y2, इस तरीके से करते हैं। तो ये आपके वर्टिसेस हैं। कुछ काम की बात देखो, सिंस एरिया इज़ अ पॉजिटिव क्वालिटी, देखो सिंस एरिया इज़ अ पॉजिटिव क्वांटिटी, ठीक है। तो आपकी जो एरिया होता है वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। सो वी ऑलवेज टेक एब्सोल्यूट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, मतलब इन सम क्वेश्चंस एरिया इज गिवन एज वी हैव टू कैलकुलेट सम वर्टेक्स इन सच क्वेश्चन, we will always use positive and negative value of area. If area of triangle is 0 then points must be collinear। देखो ये कह रहा है कि कुछ क्वेश्चन में एरिया हमें गिवन होता है और वर्टिसेस कैलकुलेट करनी रहती है, तो उस क्वेश्चन में हम हमेशा यूज़ करेंगे पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू ऑफ एरिया। हालांकि यूजुअली एरिया एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है और उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में ही आती है, ठीक है। तो एब्सोल्यूट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ, और इफ़ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज़ 0 देन वी, मतलब कि अच्छा ये एक पॉइंट है, ये जो आगे जाके क्वेश्चन में भी काम आएगा कि अगर मान लो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है दैट इज़ 0, तो उस केस में आपकी साइड्स कोलिनियर हैं एक के ऊपर एक बेसिकली। फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर, तो ये वर्टिसेस तुम्हें दी हुई हैं, ठीक है। यहाँ तुम देख सकते हो वर्टिसेस हैं, इसके तुम्हें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना रहेगा। तो बहुत आराम से तुम निकाल सकते हो फॉर्मूला अप्लाई करके। देखो फॉर्मूला वही है 3, यहाँ पर ये पूरा का पूरा नंबर लिखना है, फिर 8 के साथ तुम्हें ये वाला और ये वाला नंबर लिखना है, तो मतलब मल्टीप्लाई करना है बेसिकली। तो इस तरीके से कर तुम बहुत आराम से कर सकते हो, ठीक है। ये हमारे पास हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। एग्जाम्पल 7th में कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग ए एंड बी, ठीक है। तो हमारे से ये क्या बोल रहा है, अच्छा पहले तुम्हें होपफुली ये वाला क्वेश्चन समझ आएगा। ज़्यादा दिमाग तो तुम्हें लगाना नहीं है, मतलब फॉर्मूला याद करने की कोई ज़रूरत पड़ती नहीं है तुम्हें, ठीक है। नॉर्मल जैसा आपका डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लिकेशन आप करते हो ना, वैसे ही करना है बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद ये एग्जांपल 7 क्या बोल रहा है, हमें इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ लाइन का भी क्वेश्चन आ गया पार्ट ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्वेश्चन में क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग ए एंड बी यूजिंग डिटर्मिनेंट एंड फाइंड के डी इज़ अ पॉइंट सच दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल इज़ 3 स्क्वायर यूनिट्स। तो अगेन यहाँ हमें एरिया हमें दिया हुआ है, ठीक है, गिवन है। इसको कैसे करेंगे, ऑल राइट। सो लेट्स सी द इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग 1 3 0 0 यूजिंग डिटर्मिनेंट एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के विच इज़ डी के 0 इज़ अ पॉइंट दैट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी डी इज 3 स्क्वायर यूनिट। बेसिकली एक इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है। यहाँ पर मान लो आपके पास ए है जो हमें दिया हुआ है 1, 3 और यहाँ पर कहीं 0, 0 हमें ये बोल रहा है। हालांकि जो पॉइंट हमें निकालना है वो k, 0 हम बीच में अगर ले लेते हैं तो हम यहाँ से, अब देखो एरिया भी हमें इसने दिया हुआ है 3k कुछ करके, तो बेसिकली यहाँ पर आप इसको सारी की सारी वैल्यूज़ को अरेंज कर दोगे, ठीक है। इसने k, 0 को x, y के लिए डिनोट करा हुआ है और फिर इसने क्या करा है y की वैल्यू निकाल ली। अब क्योंकि इसने हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल भी दिया हुआ था तो हमें क्या करना है ना, वहीं से एरिया ऑफ ट्राइंगल भी निकाल देना है। हालांकि एरिया ऑफ ट्राइंगल में निकालते वक्त इसने क्या करा है, जैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल इसने निकाला है तो वहाँ पर इसने जो वैल्यूज़ ली हैं वो k, 0 ही ली हैं और वो नीचे ली है, ठीक है। मतलब तो टू बी वेरी ऑनेस्ट इससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता, आप उसको ऊपर लो नीचे लो, तो आप कहीं पर भी लोगे आपका आंसर ऑल द वे सेम ही आना है, ठीक है। तो आप इस तरीके से उसको करके कर सकते हो। तो k की वैल्यू जब आपके पास आ जाएगी ना, एक्चुअली y इक्वल्स टू 3x आ गया है ना। अब y इज इक्वल्स टू 3x जो हमारे पास आया है ना, इसको हम कैसे, अच्छा सॉरी ये इक्वेशन आ गई और ये हमारे पास जो है k की वैल्यू आ गई, ठीक है। उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो आप यहाँ पर भी सेम तरीके से निकाल सकते हो इन सारे क्वेश्चंस में। उसके बाद ये हमें दिखाना है कि कोलिनियर, तो उसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर इनका 0 आ जाता है तो डेफिनेटली पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, ठीक है। फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल मत भूल जाना भाई, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला रहता है। उसके बाद ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के एरिया इज़ 4 स्क्वायर यूनिट एंड इसके जो वर्टिसेस हैं वो हमें दिए हुए हैं, तो आपको अरेंज करना है और बड़े ही आराम से आप वैल्यू के की निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर ये इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है जॉइनिंग इतना, तो वो भी बहुत ही आराम से हम अभी निकाल के आए हैं, वो भी आप बहुत आराम से निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल इज़ 35, आई एम सो सॉरी, इफ़ द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज़ 35 स्क्वायर यूनिट एंड वर्टिसेस जो है वो हमें दी हुई है, तो अगेन आप बड़े ही आराम से इसमें भी निकाल सकते हैं। माइनर्स एंड कोफैक्टर्स की अगर मैं बात करूँ तो माइनर्स एंड कोफैक्टर्स में क्या रहता है ना, अब इसको ये नया कॉन्सेप्ट है, ठीक है, दिस इज़ अनदर न्यू कॉन्सेप्ट। तो यहाँ से अब हमें बात करना है माइनर्स एंड कोफैक्टर्स की। देखो
माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, देखो इसको पढ़ते हैं। अब देखो माइनर्स एंड कोफैक्टर्स होता क्या है बेसिकली। तो अगर मैं माइनर्स की बात करूँ तो माइनर्स हमारे पास रहता है, जैसे यहाँ पर हमारे पास माइनर कोफैक्टर, अभी तो एडजॉइन भी आएगा, आपका एक कंसेप्ट है ना नीचे जाकर। तो देखो यहाँ पर इसने क्या बोला है ना, A32 जो है हमारे पास करके दिखाया, हालांकि इसमें क्लियर तरीके से आपको नहीं दिखाया हुआ है कुछ भी। देखो इसको समझो, ये कह रहा है इफ एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम आर मल्टीप्लाइड बाय द कोफैक्टर ऑफ द सेम रो देयर सम ऑलवेज correspond to the value of that determinant, and if element of any row or column are multiplied by cofactors of other row then their sum is always 0। देखो ये हमसे ये कह रहा है कि मान लो अगर एलिमेंट्स जो हैं कोई भी रो के आर मल्टीप्लाइड बाय कोफैक्टर्स ऑफ अदर रो देन देयर सम इज ऑलवेज 0। इसमें कुछ भी तो उसने बताया नहीं है। अच्छा एडजॉइन जैसे ये हो जाते हैं, और उसके बाद यहाँ पर भी इसने यही चीज़ बताई हुई है, एडजॉइन निकालने को इसने यहाँ पर बोला है। देखो ये कंसेप्ट जो है ना आपको मैं समझा दूँगी, ठीक है, अभी थोड़ी देर बाद, इसको यहाँ से अवॉइड करो। हालांकि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको भी मैं पढ़ा दूँगी। एडजॉइन के बारे में भी पहले सुनो कि एडजॉइन क्या होता है। एडजॉइंट क्या होता है, देखो एडजॉइंट होता है आपके पास, जैसे आप लिखते हो ना A11 12 21 22, तो ये कह रहा है पहले तो आपको क्या करना है, इससे सारे के सारे कोफैक्टर्स निकालने हैं, फिर उसका ट्रांसपोज करना है। मतलब कि जैसे कि यहाँ पर इसका एडजॉइन अगर तुम्हें निकालना है तो पहले तुम्हें यहाँ पर जो तुम ये निकाल रहे हो ना A11 12 ये सारे, देखो बेटा माइनर होता है बेसिकली आपको मल्टीप्लाई करना होता है, माइनर M फॉर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो नॉर्मल सा आपको क्या करना होता है, इसमें मल्टीप्लिकेशन करना रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर 1 4 एंड 3 6 का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर करने को दिया हुआ है, क्योंकि ये इसने M माइनर जो है वो 3-2 ऑर्डर का निकालने को बोला है। तो 3-2 ऑर्डर का अगर मुझे माइनर निकालना है तो 3-2 माइनर क्या होता है बेसिकली, 3 यहाँ पर रो होती है और सेकंड कॉलम, तो यानी कि इस वाले को मुझे पूरा नेगलेक्ट करना होगा और बाकी का मैं माइनर निकाल सकती हूँ आराम से। फिर कोफैक्टर जब मुझे निकालना था तो कोफैक्टर में क्या रहता है ना, बस साइंस इन्वॉल्व हो जाता है। साइन बेसिकली, साइन यानी कि M32 जो है दैट इज़ एन ऑड नंबर। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, -1 की पावर 5 हो जाएगी और उसको हमें पता है सब्ट्रैक्ट हो जाएगा वो, तो यहाँ पर इस तरीके से कोफैक्टर निकाल दो। बेसिकली माइनर इज़ अ बेसिकली मल्टीप्लिकेशन थिंग, एंड कोफैक्टर जब वहाँ पर उसके साथ साइंस जब आप इन्वॉल्व कर देते हो तो वो आपका क्या हो जाता है, कोफैक्टर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ एडजॉइंट की, तो बेटा एडजॉइंट ना आपको उसके निकालने के लिए पहले आपको जितने भी कोफैक्टर्स हैं वो निकालने पड़ता है, उसके बाद आपको उसको अरेंज करके उसका ट्रांसपोज निकालना होता है, तब जाके आपके पास एडजॉइन होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ इसकी, तो देखो ये जो इसने निकाला ना, ये सारे के सारे इसने कोफैक्टर्स निकाल के हमें दिए हैं, 4 -3 -2 1, हाँ है ना। तो देखो जैसे कि ये हमारे पास है, तो मैंने क्या करा, 4 -3 -2 1 को रख दिया, उसका जब मैंने ट्रांसपोज करा तो मेरे पास एडजॉइन आ गया। हालांकि इसको जब आपके पास 2x2 ऑर्डर वाले जो नंबर्स होते हैं उसको, उसमें आपको इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना पड़ता, इतना सारा प्रोसीजर फॉलो नहीं करना पड़ता एडजॉइन निकालने के लिए। आप शॉर्टकट में भी कर सकते हो। आपको क्या करना होता है, आपको बेसिकली इनके साइन चेंज करने होते हैं और इस वाले पर्टिकुलर के इसको इंटरचेंज कर देना होता है। जैसे कि मैंने इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया, 4 और 1, और यहाँ पर इन दोनों के साइन चेंज कर दिए मैंने। अगर नेगेटिव का होता तो पॉजिटिव, पॉजिटिव तो नेगेटिव, इस तरीके से मैं 2x2 ऑर्डर के बड़े ही आराम से एडजॉइन निकाल सकती हूँ। सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस क्या होती है, बेसिकली और स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिंगुलर अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 आता है तो, लेकिन नॉन सिंगुलर अगर उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 होता है तो। ऑलवेज रिमेंबर इसमें एक कंडीशन आ जाती है आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स की कुछ। अच्छा आपको यहाँ पर भी मैंने ये चीज़ अवॉइड करी थी स्लाइड, तो यहाँ पर अब मैं बढ़ा देती हूँ। इफ़ एलिमेंट ऑफ एनी रो आर मल्टीप्लाइड बाय कोफैक्टर्स ऑफ सेम रो देन द सम ऑलवेज गिव दैट ऑफ द वैल्यू ऑफ दैट डिटर्मिनेंट सॉरी। तो ये कह रहा है कि अगर मान लो एलिमेंट जो होते हैं रो के वो मल्टीप्लाई होते हैं बाय कोफैक्टर्स ऑफ सेम रो, ठीक है। मतलब मान लो मैंने जो कोफैक्टर्स निकाले उसी को मैंने, मतलब मान लो मेरे पास ऐसे कर कर एक रो थी यहाँ पे, उसके कोफैक्टर्स निकाले और उसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो जब मैंने देखो इस तरीके से मैंने मल्टीप्लाई, तो उसका जो आंसर आएगा वो ऑलवेज गिव द वैल्यू ऑफ दैट डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू दे देगा। तो ये तो पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट क्या है, एलिमेंट ऑफ एनी रो, अगर मान लो मैंने रो को मल्टीप्लाई कर दिया बाय कोफैक्टर ऑफ अदर रो देन देयर इज सम इज ऑलवेज 0। बट हालांकि मैंने इस रो से, सॉरी इस वाली रो से उसको मल्टीप्लाई कर दिया, इस पर्टिकुलर को मैंने रो को कि इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर हमेशा 0 आएगा। और अगर सेम से करूँगी तो हमेशा डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी,
ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो इफ़ ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन इसमें यहाँ पर एक आपकी ये, अच्छा ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, काम की आइडेंटिटी है, मैं सच बता रही हूँ, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इफ़ ए एंड बी आर टू नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, देन ए बी एंड बी ए आर ऑल्सो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर। तो यही चीज़ कह रहा है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इफ़ ए बी इज इक्वल्स टू, हाँ तो ए बी मान लो इस तरीके से डिटर्मिनेंट में है, तो उसको आप ओपन करके इस तरीके से भी लिख सकते हो, ये भी एक तरीका होता है मेंशन करने का, ठीक है। तो होपफुली ये वाली बात आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट हमसे कह रहा है इफ़ ए इज़ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन एडजॉइन ऑफ ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऑर्डर n-1। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज इन्वर्टेबल इफ़ एंड ओनली इफ ए इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। देखो यहाँ पर इसने काफ़ी सारी आइडेंटिटीज़ हमारे एक के बाद एक मेंशन कर दी। पहली तो ये वाली आइडेंटिटी है इंपॉर्टेंट है, फिर ये भी थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, और ये वाली भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि अगर मैं किसी भी एडजॉइन ऑफ ए का डिटर्मिनेंट का निकालती हूँ, तो वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए n-1 इस तरीके से हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास दोनों इक्वल ही होंगे, ये एक तो और एक ये वाली और ये वाली भी। उसके बाद नेक्स्ट हमसे कह रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ, अगर मान लो ए इन्वर्स में करती हूँ तो ये आ जाता है 1 में डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। इस तरीके से ये हमारे पास आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास कह रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए एन जो रहता है वो इक्वल हो जाता है किसके, डिटर्मिनेंट ऑफ ए और उसकी पावर एन के। ये भी आपकी बड़ी ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, ठीक है। आप आगे हम कुछ और इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले की बात करते हैं। तो देखो ये वाला आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास ये कह रहा है कि ये दोनों चीज़ें, ये अच्छा पहली बात तो आप अगर ये करते हो तो ये आपका आई के इक्वल हो जाता है, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स के इक्वल हो जाता है। इसके अलावा ए बी इक्वल्स टू बी ए इज इक्वल्स टू आई हो जाएगा। ए इन्वर्स जो होता है ना उसका निकालने का ये फॉर्मूला आपको यहाँ पर गिवन है, ठीक है। अभी आगे जाकर ए इन्वर्स निकालने को भी बोलेगा तुमसे। तो अब जैसे यहाँ पर ये कह रहा है फाइंड द माइनर ऑफ एलिमेंट 6 इन द डिटर्मिनेंट, तो अगर मुझे एलिमेंट 6 का निकालना है तो मैं उसको नेगलेक्ट करके 1 2 7 8 को माइनर निकाल सकती हूँ। इस तरीके से फाइंड द माइनर एंड कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट ऑफ द डिटर्मिनेंट एंड इस तरीके से। तो अगर ये मान लो A11 का मुझे निकालने को, पहले मैं A11 लिखूँगी, फिर A31 का माइनर निकालूंगी। तो 31 ऑलमोस्ट इधर आ जाता है बेटा ये वाला रो, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं माइनर, ठीक है। तो आप कर लोगे। हालांकि ये इसने माइनर नहीं है, कोफैक्टर्स हैं, पहली बता रही हूँ मैं। ये A11 जो होता है, ए जो होता है ये कोफैक्टर को डिनोट करता है, एम माइनर को डिनोट करता है। तो ये वाली बात याद रखना, माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। तो इसके भी आप निकाल के देख सकते हैं। यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो इवैल्यूएट, सेकंड रो यानी कि ये वाली, तो इसके कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो यूज़ कर आपको इवैल्यूएट करना है। तो इवैल्यूएट करना है आपको, मतलब वैल्यू निकालनी है बेसिकली। तो इस तरीके के भी क्वेश्चंस आ जाते हैं कई बार, तो इवैल्यूएट करने के भी आपको याद करने होंगे। मतलब इवैल्यूएट करना है ना, तो मतलब आप जैसे कि इसने बोला थर्ड कॉलम, तो थर्ड कॉलम ये वाला हो जाता है। तो यहाँ पर आप जितने भी वैल्यू, जैसे कि यहाँ पर वैल्यूज़ कौन सी होंगी, A13 प्लस A23 प्लस A23, इस तरीके से कर आप पूरा सारा कर सकते हो। फिर ये क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, इसने हमें बोला है फाइंड, मतलब इवैल्यूएट करना है आपको Aij का कोफा। तो बहुत सिंपल है, तो मतलब इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। इवैल्यूएट करना है तो डेफिनेट सी बात है कि जो वैल्यूज़ उसमें वैल्यूज़ नॉर्मल होंगी वो कोफैक्टर से रिलेटेबल होंगी ना। मतलब 1 होगा, A11 होगा तो A11 ही होगा, अगर A13 होगा तो फिर A भी13 होगा, है ना। ऐसे करके इसमें एडजॉइंट निकालना है, वेरी सिंपल। मैंने आपको बोला था ना, इनको इंटरचेंज कर दोगे और इसके आप साइन माइनस जो है चेंज कर दोगे, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर A जो है वो वेरीफाई करना है। ए एडजॉइन ऑफ ए जो होता है हमारे पास, वो मतलब ये पूरी वेरीफाई करके दिखाना है, और ए इन्वर्स भी निकालना है। मैंने आपको ऑलरेडी ए इन्वर्स का फॉर्मूला बता दिया है, वो होता है एडजॉइन ऑफ ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये इस फॉर्मूले से आप बड़े ही आराम से इन्वर्स को निकाल सकते हो। देखो ये फॉर्मूला मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। उसके बाद ए और बी हमें दिया हुआ है, इससे हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है, ठीक है। तो पहले आप ए बी निकालना, उसको इन्वर्स करना, फिर आप बी इन्वर्स ए ना, मतलब इन्वर्स करने का मतलब भी ये है कि यहाँ पर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको, एडजॉइन ऑफ ए बी अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी का, सॉरी। तो आप होपफुली कर लोगे। उसके लिए पहले आपको ए बी का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा इसने आपको सोल्यूशन यहाँ प्रोवाइड करा है। फिर इस वाले क्वेश्चन में भी सेम चीज़ है, आप आराम से कर सकते हो। इस वाले में भी इसने इन्वर्स निकालने को बोला है, आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो इन्वर्स का, दैट इज़ एडजॉइन ऑफ ए अपॉन में ए इन्वर्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन भी आप बड़े ही आराम से कर सकते हैं। ये क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन में हमसे इसने बोला है
आई थिंक ए इनवर्स निकालने को ही बोला है। इस वाले क्वेश्चन में भी आप कर सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं, ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन भी आप बहुत आराम से कर सकते हैं। इस वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। इफ़ ए इज़ बी अ नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 देन एडजॉइन ऑफ ए इज़ इक्वल्स टू। अच्छा, ऑल्सो मैं आपको बता दूं, जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बताई हैं अभी, क्योंकि मैंने मैट्रिसेस चैप्टर कवर किया और अब मैं डिटर्मिनेंट्स चैप्टर कवर कर रही हूँ, तो जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता रही हूँ दोनों चैप्टर्स में, उसकी प्रॉपर लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। मतलब मैं खुद आपको प्रॉपर सारी एक एक बातें लिखकर उसका आपको प्रोवाइड कर दूँगी आपने ही चैनल पे। तो उसको आप प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, वहाँ पर आपको सारी अपडेट्स आती रहेंगी, ठीक है। वंस आई कंप्लीट बोथ द चैप्टर्स टोटली, तो उसके बाद मैं आपको वो लिस्ट भी प्रोवाइड कर दूँगी। अब ये क्वेश्चन देखो, लेट ए बी नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3, वी हैव टू फाइंड एडजॉइन ऑफ ए। एडजॉइन ऑफ ए इज़ इक्वल्स टू, ये बोल रहा है भाई। तो एडजॉइन ऑफ ए निकालने के लिए हमें क्या करना रहेगा? अच्छा, एडजॉइन ऑफ ए हमें निकालना तो है, लेकिन उसका भी डिटर्मिनेंट निकालना है। यानी कि देखो, ये वाला क्वेश्चन जो है मुझे पर्सनली बहुत ही बेकार लगता है, तो बट यहाँ पर ऐसा कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक आइडेंटिटी यूज़ हो रही है। तो मैंने जो आपको इंपॉर्टेंट बातें बताई थी, काम की बातें बताई थी, उसमें ये एक पॉइंट लिखा था, ये एक आइडेंटिटी है। अगर मैं अभी भी पीछे जाऊँ ना, तो मैं आपको दिखा सकती हूँ कि ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, ये आइडेंटिटी मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि एडजॉइन ऑफ ए जो होता है, एक मिनट रुक जाओ, एडजॉइन ऑफ ए जो होता है दैट इज़ इक्वल्स टू ए एन माइनस ऑफ 1। तो यहाँ पर ऑर्डर हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, तो यानी कि 3 - 1 यानी कि 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से कर आपका ये डिटर्मिनेंट ऑफ ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन बोल रहा है, अगर मान लो आपके पास तो हम सबको पता है ये भी एक आइडेंटिटी ही है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स जो होता है वो 1 में डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाता है। गॉट इट? तो ये इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स में हमारे पास एक होता है कंसिस्टेंट सिस्टम, एक होता है इनकंसिस्टेंट सिस्टम। इसमें जब वो आपके सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, और ये होता है तब जब सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये थोड़ा सा नया कंसेप्ट है, इसके ऊपर प्रॉपर आपको लेक्चर एक एक्सरसाइज मिल जाएगी एनसीईआरटी में, ठीक है। तो बेसिकली आपको समझ आ गया होगा कि कंसिस्टेंट वो सिस्टम तब होता है जब आपके सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, और इनकंसिस्टेंट वो तब हो जाता है जब उसके सोल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं करते। नाउ लेट अस कम ऑन टू, अच्छा यहाँ पर ये कुछ नहीं है सच, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी बातें हैं। जैसे कि मैं आपको इसके थ्रू समझाने की कोशिश करती हूँ। अगर मैं इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करूँ ना इसको, तो ये कैसे ब्रेक डाउन होगा? ये A1 A2 A3 एक साइड आ जाएगा, B1 B2 B3 सो एंड सो एक साइड आ जाएगा, और X Y Z एक साइड आ जाएगा। फिर यहाँ पर आपका D1 D2 D3 एक साइड आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये वाला पैटर्न फॉलो होता है, AX = B वाला पैटर्न जो होता है फॉलो होता है, ठीक है। तो ये हमसे क्या बोल रहा है, यहाँ पर इसने थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करके भी दिखाया हुआ है। इफ़ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू 0, तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। द इन्वर्स ऑफ ए एग्जिस्ट, सिंस इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स इज ऑलवेज यूनिक, इट हैज़ वन सोल्यूशन। अच्छा, यहाँ पर क्या रहता है ना, मैं आपको बताती हूँ, इतना थ्योरी पढ़ने की भी आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक बार ये भी पढ़ाई देती हूँ। इफ़ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0, ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, इन्वर्स ऑफ ए डज नॉट एग्जिस्ट, एंड यहाँ पर ये नो सोल्यूशन आ जाता है, या फिर इन्फाइनाइटली मैनी और नो सोल्यूशन आता है। तो ये आपका इनकंसिस्टेंट सिस्टम कहलाता है। मतलब कि देखो, अब इसमें क्या रहता है ना, कुछ कंडीशंस होती है। कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट में भी कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको पढ़नी होती है। पहली चीज़, अगर वो सिस्टम कंसिस्टेंट है तो वो तब होगा जब उसका जो मैट्रिसेस है, मतलब जब वो आपका उसका जो डिटर्मिनेंट है वो नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, ठीक है। तो पहला चीज़ तो ये कि आपको सबसे पहला जो स्टेप करना होता है इन क्वेश्चंस में, सबसे पहला स्टेप होता है दैट इज़ टू फाइंड द डिटर्मिनेंट। आपको डिटर्मिनेंट निकालना है। अगर वो इक्वल्स टू 0 आ रहा है, विच मीन्स वो आपका इस वाले पैटर्न को फॉलो करेगा, और अगर वो इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू 0 आ रहा है, तो वो कंसिस्टेंट सिस्टम आपका कहलाएगा। लेकिन अगर मान लो आपका डिटर्मिनेंट 0 हो गया, तो उस केस में आपके दो केसेस खुल जाते हैं। पहला केस जहाँ पर आप उसको फर्दर और सॉल्व करो, और सॉल्व करने के बाद आपके पास जब कोई सोल्यूशन नहीं आएगा तो आपका वो सिस्टम इनकंसिस्टेंट कहलाएगा। लेकिन मान लो आपने उसको फर्दर सॉल्व किया, आपके पास डिटर्मिनेंट तो 0 आ गया, लेकिन फर्दर आपने उसको सॉल्व किया और आपका एडजॉइन A.B जो है दैट बिकम्स 0, देन इट मीन्स उसके इन्फाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस होंगे, एंड इन दैट केस वो कंसिस्टेंट नहीं होगा, वो ना तो इनकंसिस्टेंट रहेगा ना कंसिस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो अब इसको हम विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन समझते हैं। यहाँ पर इसको मैं पूरा का पूरा सॉल्व कर रही हूँ। आप देख सकते हो मैंने A इनवर्स निकाला। A इनवर्स निकालने से क्या होता है, आप देख सकते हो ये A इनवर्स आ गया, ठीक है। उसके बाद
ये जो फॉर्मूला है वो हम अप्लाई कर सकते हैं। देखो मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर हमारे पास ए एक्स इक्वल्स टू बी होता है, लेकिन यहाँ पर ये क्वेश्चन बोलता है हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स बी निकाल देते हैं। तो अब मुझे ए इनवर्स निकालना है, हालांकि ए इनवर्स निकाला तब जाएगा जब वो सिंगुलर होगा। अगर वो सिंगुलर है तो उस केस में आपका डिटर्मिनेंट जीरो हो, सॉरी अगर वो ए इनवर्स डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू जीरो है तो वो नॉन सिंगुलर है और कंसिस्टेंट सिस्टम है। लेकिन अगर ए इनवर्स जो है उसको निकालने के लिए जब मैं डिटर्मिनेंट निकालती हूँ और मेरा डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू जीरो की जगह इक्वल्स टू जीरो आ गया, तो हालांकि वो खैर अलग बात है, लेकिन यहाँ पर नॉट इक्वल्स टू जीरो है, इट मीन सिस्टम जो है वो आपका क्या है, नॉन सिंगुलर है, इसके अलावा कंसिस्टेंट है सिस्टम। तो यहाँ पर एक्स और वाई की आपकी वैल्यूज़ आ गई। अब इस क्वेश्चन में अगर तुम देखोगे तो यहाँ पर पहले तो मुझे डिटर्मिनेंट दिखा दो, डिटर्मिनेंट फिर से नॉट इक्वल्स टू जीरो आया है, इसने दोबारा से वो सेम प्रोसीजर्स को ही फॉलो किया है। हालांकि मुझे एक ऐसा क्वेश्चन चाहिए जहाँ डिटर्मिनेंट जीरो आएगा, सो दैट मैं आपको इनकन्सिस्टेंट वाला सिस्टम समझा सकूँ, प्लस वो सारी चीज़ें मैं आपको समझा सकूँ। तो ये भी एक क्वेश्चन है, आप बहुत आराम से इसको कर लोगे विद द हेल्प ऑफ, पढ़ के आप कर लेना, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है कंसिस्टेंसी आपको निकालनी है, मतलब बताओ कौन सा सिस्टम कंसिस्टेंट है या नहीं है। सबसे पहले तो डिटर्मिनेंट निकालना, अगर डिटर्मिनेंट जीरो नहीं आ रहा तभी वो सिस्टम कंसिस्टेंट होगा, अगर इनकेस वो जीरो आ गया तब तक वो कंसिस्टेंट होएगा ही नहीं। तो इनकेस अगर जैसे इस वाले केस में तुम्हारा नॉट इक्वल टू जीरो, इसको आप सॉल्व कर लो, तो सो एंड सो करके आप इन सारे क्वेश्चन को कर सकते हो। फिर सेम तरीके से ये क्वेश्चन भी होंगे, बिल्कुल सेम तरीके से, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चंस भी वैसे ही होने हैं। ये वाला क्वेश्चन में आपको ए इनवर्स निकालना है और सिस्टम ऑफ इक्वेशंस भी सॉल्व करना है, यानी कि एक्स वाई जेड भी आपको निकाल के दिखाना है। आई वांट समथिंग जिसमें डिटर्मिनेंट जीरो होगा, लेकिन ऐसा कोई भी क्वेश्चन मुझे नहीं दिख रहा जहाँ पर डिटर्मिनेंट जीरो है। तो अगर डिटर्मिनेंट जीरो नहीं दिखेगा मुझे, तो मैं आपको कैसे समझाऊँ इनकंसिस्टेंट सिस्टम। देखो अब इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में से आता है, ठीक है। सो एक मिनट रुक जाओ, देखो मैं इस क्वेश्चन को तुम्हें बताती हूँ। तो यहाँ पर ये हमसे कह रहा है कि हमें इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। ये एक मिनट रुक जाओ, ये हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना है और ये हमें इसका प्रोडक्ट भी यूज़ करना रहेगा। तो मैं आपको बता दूँ कि जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा किसी भी दो, अगर आप मल्टीप्लाई करते हो मैट्रिसेस को, तो उसका प्रोडक्ट हमेशा आयोटा के इक्वल में आता है। तो इसका ये कह रहा है, सॉरी आयोटा के इक्वल में नहीं आता, लेकिन इसका जो प्रोडक्ट है ना वो आयोटा के इक्वल आएगा। जब आप प्रोडक्ट करोगे तो इन दोनों का जब आप प्रोडक्ट करते हो तो आपको मिलता है आयोटा, तो आयोटा तो आपको मिल जाता है। उसके बाद ये आगे हमसे क्या बोल रहा है कि यहाँ पर इसका प्रोडक्ट हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यूज़ करना है। तो कैसे करोगे ना उसको समझो आप। देखो जैसे इस मैट्रिक्स को जब मैं ओपन करके लिखती हूँ, यहाँ पर 1 - 1 2 0 2 -3 3 -2, तो अगर आपने देखा हो तो ये जो हमारे पास मैट्रिक्स आ रही है ना, दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, ये बिल्कुल इसी के इक्वल है ना। तो यहाँ पर अब ये क्योंकि इसके इक्वल आई है, तो यानी कि मैं ये बोल सकती हूँ कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है अगर वो आयोटा के इक्वल है, तो इसका जो प्रोडक्ट है अगर वो आयोटा के इक्वल है, देखो ये एक्स वाई जेड हो जाएगा और ये हमारे पास 1 1 2 हो जाएगा। तो जब ये इधर जाता इसका इन्वर्स हो जाता, मतलब कि देखो आपको ये समझना है कि इसका अगर ये इन्वर्स हो जाता तो ये बन जाता हमारे पास ए इन्वर्स, लेट सपोज इसको हम बी मानते हैं, तो ए इन्वर्स बी बन जाता, ये ऐसे करके बन जाता। लेकिन मेरे पास तो ये आ चुका है ना, आयोटा के इक्वल आ चुका है। तो अगर मेरे ये आयोटा के इक्वल आ चुका है तो मुझे ये करना है कि अगर मेरे पास ये ए है और इसका अगर इन्वर्स मुझे निकालना है, इसका इन्वर्स कैसे निकालेंगे। देखो सिंपल सी बात है, अगर ए कॉमा सी मतलब ए मल्टीप्लाई बाय सी अगर आयोटा के इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब बहुत ही क्लियर है कि सी इज इक्वल्स टू में क्या हो, ए इज इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी इन्वर्स हो जाएगा। यानी कि अगर जो सी इन्वर्स होगा वही ए भी होगा। आ रही है बात समझ में। मतलब कि मेरा मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पर सी जो है वो लिख दूँ, सॉरी आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैंने थोड़ा सा यहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया। देखो ए कॉमा ए डॉट सी इज इक्वल्स टू आयोटा आ रहा है और मुझे ए इन्वर्स चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, सी इज इक्वल्स टू में ए इन्वर्स कर दूँगी। तो इससे यहाँ पर मैं अगर ए इन्वर्स की जगह पर सी लिख दूँ और सी मेरे पास आप देख सकते हो तो वही तो ए इन्वर्स होगा। तो इस तरीके से मैं इसको प्रोडक्ट का यूज़ कर सकती हूँ। अभी मुझे पता है कि मुझे जो इनकन्सिस्टेंट सिस्टम है वो मैंने आपको नहीं समझाया है, ठीक है। तो उसके लिए मुझे डिटर्मिनेंट जो है वो ज़ीरो चाहिए रहेगा, तब मैं आपको इनकन्सिस्टेंट, तो ये मोस्ट प्रोबेबली या तो मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको समझा दूँगी या फिर इसी वीडियो में समझा दूँगी, लेकिन समझाऊँगी ज़रूर, डोंट वरी। डिटर्मिनेंट इज
इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। तो इसमें आपको क्या करना है, बस कुछ नहीं करना है, आपको नॉर्मल सा डिटर्मिनेंट निकालना है जैसे आप निकालते हो, और लास्ट में आपका जो आंसर है वो -x³ आ रहा है, जहाँ पर जिसका कोई भी रिलेशन नहीं है थीटा से, क्लियरली मीन्स कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा ही होगा। सिमिलरली आप इस क्वेश्चन को भी कर सकते हो, ठीक है। और इस वाले क्वेश्चन में भी ये हमसे बहुत ही आसान सा क्वेश्चन बोल रहा है, तो आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो। इसमें आपको मोस्टली ए बी इन्वर्स निकालना है। तो देखो उसके 2 स्टेप है, या तो आप ए बी का प्रोडक्ट करो फिर उसका इन्वर्स निकालो, या फिर आप बी इन्वर्स और ए इन्वर्स निकाल लो। तो आई थिंक ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा मेरे हिसाब से, तो ऐसे ही कर देना, लेकिन बाकी तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन बोल रहा है लेट ए इज इक्वल्स टू में दिस, वेरीफाई दैट, अच्छा देखो एडजॉइन ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइन, तो उसको वेरीफाई करना है। तो पहले तुम क्या करो, एडजॉइन ऑफ ए निकालो, उसके बाद उसका इन्वर्स कर दो। सिमिलरली तुम क्या करो, नेक्स्ट में ए इन्वर्स निकालो और फिर उसका एडजॉइन कर दो। तो इस तरीके से आप जब करके देखो कि अगर ये आता है तो ठीक है, ठीक है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन में भी सेम ही ऑलमोस्ट है, इसमें आपको सॉल्व करना है द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन, यानी कि 2, अच्छा ये क्वेश्चन में ना बच्चों को थोड़ा सा वो होता है कन्फ्यूजन, बट ऑनेस्टली दिस इज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन। आपको इसमें कुछ भी नहीं करना, आपको इसमें करना ये है कि 1/x है, तो बेसिकली आप 2, 3, 10, 4, -6, 5, 6, 9 और -20 इसको आप एक साथ लिख दो, और फिर आपके पास जो 1/x है, 1/y है और 1/z है उसको लिख दो, और यहाँ पर 4, 1, 2 जो भी आपकी वैल्यूज़ है उसको लिख दो। अब आप क्या करोगे, 1/x, 1/y, 1/z को लेट कर सकते हो। लेट 1/x बी 1/, एक मिनट रुक जाओ, लेट 1/x बी a, 1/y बी b एंड 1/z बी c। तो इस तरीके से आप लेट कर लो, इनकी जगह पे आप रिप्लेस कर कर a b c लिख दो, और वैसे इससे कोई मतलब है नहीं खास, आप डायरेक्ट इसको सॉल्व कर लो, और आप उसके बाद आगे खुद ही आप दिमाग आप चला लोगे। आप 10th के बच्चों नहीं हो, आप 12th के बच्चों। इफ़ x, y, z आर नॉन ज़ीरो रियल नंबर, एक मिनट रुक जाओ। देखो ये क्वेश्चन ना बहुत ही सिंपल सा है, तो मैं इन्वर्स निकालने को बोल रहा है, तो आई थिंक इतना कुछ हार्ड तो तुम्हारे लिए है नहीं समझने में। इसमें क्या है ना, अच्छा ये वाला क्वेश्चन जो है इसको भी होल्ड पर रख दो, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, तो मैं इसको भी कराती हूँ। बाकी अब आई डोंट थिंक सो उसके अलावा कुछ भी बचा है। ऑल राइट, दैट्स इट फॉर टुडे सेशन। पार्ट 2 में जो भी हमारा रिमेनिंग बच रहा है वो हम कर लेंगे, हालांकि ये पूरा चैप्टर ऑलमोस्ट कवर हो चुका है।